नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की सिंगल वन लाइनर बुक की इस रिवीजन सीरीज़ में। और आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम 30 चैप्टर में पहुंच चुके हैं और लगभग 10 चैप्टर और आएंगे तो आपकी ये पूरी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखो, रिवीजन के साथ एंजॉय नहीं, इंजॉय के साथ अगर हम रिवीजन करें ना तो अलग ही मजा है भाई, अलग ही मजा है। ठीक है, बाय द वे मैं एक बात बताना भूल गई कि जो बीएस नेगी हमारी ये वाली बुक है ना, इसमें तो हमने देखा सिंगल वन लाइनर पढ़े, लेकिन अब एमसीक्यू लगाना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए अब जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसके कंप्लीट होने के बाद जो है हम एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे। तो बताना क्या आपको क्या लगता है उसमें, और उसमें हम लगभग चैप्टर वाइज उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, या फिर चैप्टर वाइज नहीं भी तो हम उसके एमसीक्यूज कर लेंगे उस बुक के। बीएस नेगी की जो बुक है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ वाली जो है, तो उसको हम करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि उसको चालू करना चाहिए या नहीं। बाय द वे अभी हम 30 चैप्टर कर रहे हैं और आज हम देखेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो सबसे पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है पता है, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो रामसर साइट कितनी है, एक है उत्तराखंड में। और ऑल ओवर भारत की बात करूँ तो 89 रामसर साइट है अभी तक का। अभी मैं अभी आज मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ। अप्रैल तक का कितनी है, 89 है। इसके बाद कभी भी बढ़ सकती हैं, ठीक है, कोई और बढ़ गई तो फिर उसके बाद डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के परस्पेक्टिव से मैं बता रही हूँ 89 है। विश्व धरोहर में उत्तराखंड से कितनी है, 2 है, ठीक है। और इंडिया के बारे में नहीं बताया क्योंकि भबरी जाएंगे इतना ज़्यादा देखेंगे तो, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 6 हैं। वन्य जीव विहार कितने हैं, 7 हैं। गोविंद वन्य जीव विहार हो गया, नंदौर वन्य जीव विहार हो गया, ये सब वन्य जीव विहार है, ठीक है, जो है भी इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे। और 4 है संरक्षित जो है आरक्षित क्षेत्र। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो क्या होता है, नेशनल पार्क जिन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ की सब जो है सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के लिए संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे मानव प्रतिबंध द्वारा, यानी कि घर बनाना, वहाँ पे काम करना, घास काटना एंड ऑल, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी, मानव एक्टिविटीज़ प्रतिबंध रहता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों, इंसूट और संरक्षण विधि से किया जाता है। किससे, इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। आगे देखिए, अब है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। और इसे उस टाइम पे क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद 1957 में जो है प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नामकरण क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1936 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद 1957 में क्या होता है, इसका नाम रामगंगा रख दिया जाता है। इस टाइम पे क्या था, हेली, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में होता है कि 1957 के बाद इसका नाम क्या कर दिया जाता है, हाँ, तो 1957 के बाद इसका नाम क्या कर दिया जाता है, जिम कॉर्बेट पार्क कर दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। आगे देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है, तो 520 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों पौड़ी और नैनीताल जिले में है। और इसका प्रवेश द्वार कहाँ है, नैनीताल के ढिकाले जो है, जो ढिकाला जोन है वहाँ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जो है पाटली दून, कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा बहती है। कौन क्या क्या बहती है, पाटली दून है वहाँ पे, कॉर्बेट वाटरफॉल है और पश्चिमी रामगंगा बहती है। अब देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1973 में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे तक अप्रैल 2012 में जो है लाइसेंस जोन घोषित किया गया। क्या क्या लाइसेंस जो है जोन घोषित किया गया, कब किया गया, 2012 में। इसके अलावा 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब गठन किया गया, 2013 में। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, इस फोर्स में 18 सदस्य थे। कितने थे, 18 सदस्य। प्रश्न आएगा कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया, तो 2013 में। लाइसेंस जोन कब घोषित किया गया, 2012 में। आगे देखेंगे, राज्य के उद्यान जो है, राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं और उनकी बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी में आते हैं। कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था 2020 में। अभी हमने देखा 2011 में क्या बनाया गया था, 2011 में से बनाया, 2012 में सॉरी, तो 2012 में से बनाया गया लाइसेंस जोन 2012 में।
उसके बाद 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 2013 में। उसके बाद जो है कोविड-19 जब आया था उस टाइम पे क्या था, 2020 में पहला जो है एनिमल क्वारंटाइन सेंटर इसे बनाया गया। आगे देखेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो जो है 1980 में हुई है, उत्तरकाशी जनपद में की गई और इस पार्क का क्षेत्रफल जो है 472 किलोमीटर है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है देहरादून द्वारा किया जाता है। कहाँ हुई इसकी स्थापना? उत्तरकाशी में। कब हुई? 1980 में। और राष्ट्रीय जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ। इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हरकी-दून घाटी और रुईसियार झील आदि ओस्का और तालुका वन विश्राम गृह बने हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 1982 में की गई और इसका प्राचीन नाम क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले पहले व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन 1883 में आए थे। ठीक है, आगे देखेंगे फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी स्कंद पुराण में जो है स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में काव्यखंड में अलका नाम से जाना गया है। ठीक है, और फूलों की घाटी चमोली जिले में नर और गंधमादक पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके मध्य में पुष्पवती नदी बहती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई जो पश्चिमी रामगंगा है वो कहाँ बहती है? पश्चिमी रामगंगा बहती है कॉर्बेट पार्क में। तो उसी प्रकार फूलों की घाटी के मध्य कौन सी नदी बहती है? पुष्पवती नदी। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। स्थापना होती है 1982 में और राष्ट्रीय उद्यान जो है एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में जो है इसे शामिल कर लिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान भी से उसी टाइम पे बनाया जाता है। इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक होता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक्स एंड स्माइथ ने की थी और उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर भी बताया था। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। गंधमादक की जो है बद्रीनाथ की और जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्ड्सबर्ग था और 1939 में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति वैज्ञानिक जो है मार्गरेट लैंग इस घाटी में आई और एक दिन चट्टान से पैर फिसलते हुए यहीं उनकी मृत्यु हो गई। और फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंगाड़, गंधमादन, पुष्पावती और फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से जाना जाता है। और अमेला, नटग्रास और पॉलीगोनस नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी से होने से यह घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। यानी कि क्या हो रहा है कि अमेला और नटग्रास नामक जो एक खतरनाक खरपतवार है ना, उसका विस्तार लगातार घाटी में हो रहा है और जिससे घाटी के लिए क्या है विनाशनायक जो है सिद्ध हो सकती है। और ये क्या है? अमेला और नटग्रास है। ठीक है, खरपतवार है एक। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरे हमने जो पढ़ लिए हैं वो हैं कौन कौन से। देखो ये है राज्य की, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो यहाँ पे है राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई और 520 वर्ग किलोमीटर पौड़ी और नैनीताल में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में इसकी स्थापना हुई और 472 वर्ग किलोमीटर में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई और 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और चमोली जिले में है ये। फूलों की घाटी 1982 और 87.50 वर्ग किलोमीटर चमोली में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 820.42 वर्ग किलोमीटर देहरादून और पौड़ी हरिद्वार जिले में स्थित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 और 2390 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी तक फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, तो राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 में देहरादून में हुई। हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 में और पौड़ी के चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। और 1983 में क्या हुआ कि मोतीचूर, चीला और राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, जिसका मुख्यालय क्या है? देहरादून है। और इसकी स्थापना कब मानी जाती है फिर? 1983 में, क्योंकि 3 को मिला के 1 बना दिया गया।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो 3 जनपदों यानी कि हरिद्वार, पौड़ी और जो है देहरादून में विस्तृत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट है वाला। और अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां एवं राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में उत्तरकाशी जिले में हुई थी और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कब हुई थी? 1989 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी देश में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला गया था। गोविंद विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पार्थिक की उद्घाटन किया गया। अब देखेंगे राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य या बिहार। ठीक है, तो वन्यजीव बिहार में जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छूट होती है, जैसे घास काटने और लकड़ी चुनने आदि की। ठीक है, आगे देखेंगे मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में पड़ता है और गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1991 के तहत प्रतिबंधित है। तो सबसे पहले ये लिस्ट देख लेते हैं, इसमें 7 कौन कौन से हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप भी इसका। तो राज्य के प्रमुख वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में होती है इसकी स्थापना। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में होती है इसकी स्थापना। सोन नदी वन्यजीव विहार 1987 में होती है। बिनसर वन्यजीव विहार 1988 में होती है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में। नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में इसकी स्थापना होती है और नैनीताल और चंपावत में है। इनके बारे में इन डिटेल में हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, यही है, इसके बारे में इतना ही आता है। और यहाँ पे ना क्या क्या है देखो, दाढ़ी वाले गिद्दे के लिए फेमस है गोविंद वन्यजीव विहार। इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और सोन नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। पुराना जो है नाम माउंटेन क्लेब मसूरी देहरादून में है, मसूरी वन्यजीव विहार। नंदौर कहाँ पे है? नैनीताल और चंपावत में है। ठीक है, अब देखेंगे आगे उत्तराखंड में अन्य संरक्षित क्षेत्र। गोविंद बल्लभ पंत जो है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई और इसका विस्तार नैनीताल जनपद में जो है 4.693 वर्ग किलोमीटर में हुआ। और राज्य में मुख्यतः जंतु जो विलुप्त की कगार में है और प्रमुखतः जो है माउंटेन क्लेव, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध और बारहसिंगा और भूरे बालू और जो है उदबिराऊ आदि हैं। ठीक है, टाइगर वॉच परियोजना कब शुरू की गई? 1991-92 में। स्नो लेपर्ड 1990 से स्टार्ट हुई, 91 से 92 तक। ठीक है, और कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। कश्मीरी हरलंग मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में आ जाता है। टाइगर रिजर्व परियोजना 1973 में। सर्वप्रथम 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए। और हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2003 में हुई। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड का रामसर स्थल। ईरान के रामसर शहर में 1971 में रामसर कंजर्वेशन में जो है कन्वेंशन हुआ और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट्सलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला एवं देश का 38वां रामसर 2020 में घोषित हुआ और जो देहरादून और यमुना व आसन नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा है? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन्य प्रभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। ये जलाशय जो है साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। अब है यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, उत्तराखंड में 4 संरक्षित आरक्षित कौन कौन से? आसन्न संरक्षित आरक्षित कौन कौन से? आसन्न वेंटलेट संरक्षित। आसन्न क्या है? रामसर साइट भी है। ठीक है, 2005 में से शामिल किया गया। झिलमिल वेंटलेट 2005। पवालगढ़ जो है वेंटलेट आरक्षित 2012।
नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन 2015। ठीक है, ये क्या है, 4 आरक्षित जो है आरक्षित हैं, संरक्षण आरक्षित। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो जो कहा है इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर भी लेके आते हैं। और कल से हम करेंगे नया चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला है कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। दूसरा है जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और कल हम देखेंगे यहाँ पे ये है 31वां चैप्टर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।